और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई खबर है। अमेरिका से बेहद अहम खबर। अमेरिकी मीडिया ने अब पेंटागन के हवाले से यह खबर छापी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के सैनिक अब मदद के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। जी हां, बताया ये गया है कि सैनिक यूक्रेन को नाटो देशों से लगातार धमकी मिल रही है और निगरानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और यूक्रेन में अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। ये अभी पता नहीं चल पाया है कि हालांकि कितने सैनिक हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक यूक्रेन के हथियारों से मदद करने वाला अमेरिका अब अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर भेज चुका है। यानी कि अब दो महाशक्तियों के बीच सीधी जंग होने वाली है। यूक्रेन में अमेरिका के सैनिकों की एंट्री। पुतिन की सेना से लड़ेंगे बाइडेन के योद्धा। विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन में टेंशन ऑन है। दो देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है। लेकिन युद्ध के मैदान से एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वो खबर है जो जंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। वो तकरार है जो युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकती है। संभव ये भी है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री होती दिख रही है। क्या रूस से अमेरिका की होगी सीधी जंग? अब तक अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। वो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा था। इन हथियारों ने रूस के ठिकानों पर भयानक कहर भी बरपाया। इन्हीं हथियारों की मदद की वजह से यूक्रेन की सेना युद्ध को 8 महीने तक खींच सकी। और आज भी अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना पर प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया कि वो यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद देता रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध में आने से इनकार भी करता रहा है। लेकिन अमेरिका की मीडिया में एक बड़ा दावा किया जा रहा है। वो ये कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन पहुंच गए हैं, जो नाटो से मिल रही मदद की निगरानी में जुटे हैं। यूक्रेन को नाटो से मिल रही हथियारों की मदद की देखरेख में जुटे हैं। ये दावा अमेरिका की मीडिया में पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंटागन जंग में सीधे उतरने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया युद्ध के मुहाने पर आ जाएगी, क्योंकि ना ही पुतिन की सेना को किसी मोर्चे पर कम आंका जा सकता है। अमेरिका के पास पहले से ही महाशक्ति का तमगा है। इधर अमेरिका और नाटो देश दिल खोलकर यूक्रेन की मदद में लगे हैं। हथियारों से लेकर डॉलर तक यूक्रेन पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। तो फ्रांस ने यूक्रेन की मदद का संकल्प ले लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर यूक्रेन को हर संभव मदद का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये मदद यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाएगी। इमैनुअल मैक्रों का ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर हुई बातचीत के बाद सामने आया। यानी साफ है कि नाटो में शामिल हर देश पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की मदद में लगा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध को अपने देश के युद्ध की तरह देख रहा है, जो बड़े टेंशन की तरफ इशारा कर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध कभी भी नाटो वर्सेस रूस युद्ध में बदल सकता है। हालांकि जमीन पर युद्ध अभी दो तरफा ही है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच सीधे टकराव है। सबसे भयानक जंग डोनेट्स्क और लुहांस्क में हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की छत पर आर्मी यूनिट तैनात कर दी है। यानी रूस एक तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों की हिफाजत में लगा है जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। और क्या अब अगले साल दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर छिड़ने वाली है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी है, क्या 2023 में जैविक युद्ध के जरिए तबाही मचाने की बड़ी तैयारी चल रही है? और ये तमाम सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में अब बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सामने आई है। जी हाँ, ये भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के मुताबिक अगले साल एक बड़ा देश छोटे देश पर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
9/11 की सटीक भविष्यवाणी। सुनामी की सटीक भविष्यवाणी। ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी। पुतिन के विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी। और अब बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की भविष्यवाणी। यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग का अंत क्या होगा, कितना भयानक होगा और इसका भविष्य में क्या असर होगा, इसका फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को शायद सब पता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के बीच बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है। बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। एक बड़ा देश छोटे देश पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। यानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो बिना किसी बारूदी धमाके के दुनिया में तबाही की तैयारी चल रही है, क्योंकि जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने साल 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ये भविष्यवाणियां एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के चलते भारी नुकसान से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 के हमले को लेकर सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई थी। यही नहीं, थाईलैंड में सुनामी को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी साल 2004 में सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, जो सालों बाद सच साबित हुई। सोवियत यूनियन के टूटने के सालों पहले बाबा वेंगा ने बता दिया था कि आगे चलकर सोवियत यूनियन का विघटन हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने बताया था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल के होंगे। उनकी ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके अनुयायी दावा करते हैं कि आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद कुदरत ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थी जिसकी वजह से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती थी। बताया जाता है कि बाबा वेंगा की अब तक 68% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बायोलॉजिकल वॉर की भविष्यवाणी ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कई बार ये दावा किया जा चुका है कि रूस या यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिना किसी बड़े धमाके के भारी तबाही मचा सकते हैं।
रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ अटैक जारी है और इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि रूस ने डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में बड़ा हमला किया है और रूस ने Su-25 से रॉकेट अटैक कर दिया है, जिसमें हवा से उड़ते रॉकेट सीधे जमीन पर गिरने के बाद बड़ा तबाही मचा रहे हैं और हमले के बाद चारों तरफ मची चीख पुकार इसकी वानगी है। जी हां, और आपको बता दें इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। डोनेट्स्क में देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने यह अटैक किया है और कोई पहली बार नहीं है जबकि डोनेट्स्क को इस तरीके से रशिया की ओर से टारगेट किया गया हो। एक बार फिर से अटैक किया जाता है और उसके बाद वीडियो भी बाकायदा क्रेमलिन की ओर से जारी किया गया। और इसी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब पुतिन की धमकियों से घबराए रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों की खेप रखनी शुरू कर दी है। जी हां, पोलैंड ने तुर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन खरीदे हैं। पोलैंड में 6 ड्रोन पहुंच भी चुके हैं और इसके अलावा 24 और ड्रोन पहुंचने की बात कही गई है। वहीं एक बार फिर से पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम देने की भी गुहार लगाई है। इसका मतलब यह है कि रूस के पड़ोसी देश भी परमाणु हथियारों से लैस होना चाहते हैं ताकि पुतिन को करारा जवाब दिया जा सके। रूस के खिलाफ पोलैंड की तैयारी। घातक हथियार खरीदने में जुटा पोलैंड। अमेरिका से पोलैंड ने मांगा एटम बम। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन को अपने पड़ोसी देश पोलैंड से बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पोलैंड पुतिन की धमकियों से घबरा गया है। वो अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए घातक हथियारों को खरीदने में जुट गया है। इस बार पोलैंड ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से हथियार की बड़ी डील की है। इस डील के तहत पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायरक्तार TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल भी कर लिया। ये वही ड्रोन है जो जंग के शुरुआती दिनों से रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ है। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर हुई। वहीं पोलैंड TB2 ड्रोन खरीदने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। 6 बायरक्तार TB2 ड्रोन की पहली खेप पोलैंड पहुंच भी गई, जबकि डील के तहत पोलैंड को अभी 18 ड्रोन और मिलने हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर से अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस तैनात करने की बातचीत तेज कर दी है। एटम बम की मांग के पीछे पोलैंड का डर है। वो डर है रूस के परमाणु हमले का, क्योंकि अगर पुतिन ने पोलैंड पर एटम बम गिराया तो उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर अमेरिका ने पोलैंड को नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि परमाणु जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेगी। पोलैंड का डर जायज है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड भी है। ऐसे में पोलैंड की टेंशन जायज भी है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसलिए पोलैंड अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने की बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर उसके पास पहुंचे हैं और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पुतिन लगातार धमकी देते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा साबित होंगे, उनके लिए नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी हां, और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली जो धमकी है हकीकत में बदल गई, उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है।
क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, यानी पोलैंड और पुतिन की परमाणु हथियारों की रेंज में बिल्कुल आता दिखाई दे रहा है। और वो बात बिल्कुल अलग होगी जब पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां अपने कब्जे वाले इलाकों में भी रूस उसे निशाना बना सकता है। पोलैंड के डरने की एक और वजह है, और वजह यह है कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के माइकोलेव से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि रूस ने जोरदार बमबारी की है और रिहायशी इलाकों में ये बमबारी की गई है और इस हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई है। और तबाही के बाद चारों तरफ कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। मिकोलाइव शहर से सामने आई इन तस्वीरों को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मिकोलाइव पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ अटैक करके बर्बाद करने की कोशिश रशिया की ओर से की गई है। और देखिए, एक बार फिर से ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की ओर से इस तरह की वीडियो जारी किए जाते हैं तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि रशिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं बड़ा मैसेज यूक्रेन की होने की ओर से देने की कोशिश ये है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में रूस ने Su-25 से किया रॉकेट अटैक। हवा से उड़ते रॉकेट सीधे जमीन पर गिरे। हमले के बाद चारों तरफ मची चीख पुकार। यूक्रेन ने रूस पर लगाया रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ अटैक का आरोप। फॉस्फोरस बम का भी आरोप लगाया। डोनेट्स्क के बखमुत इलाके में बमबारी का वीडियो भी जारी किया। जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल हमले जारी कर दिए हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस ने जोरदार बमबारी की है, जिसमें रिहायशी इलाके में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना कर रही है डटकर मुकाबला। यूक्रेन ने युद्ध का वीडियो भी किया जारी, जिसमें यूक्रेन की एयरफोर्स के साथ कार्तुस्कलिनस्की रेजिमेंट के जवान मोर्चे पर डटे हुए दिखाई भी दिए हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन को जर्मनी की भी मदद मिलने जा रही है। जर्मनी ने 17 ब्रिज सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी है। 478 कारों को यूक्रेन भेजने की भी तैयारी की जा रही है। जंग में यूक्रेन की जमीन पर दिखे अमेरिकी सैनिक। नेटो देशों द्वारा दिए गए हथियारों की निगरानी करते हुए दिखाई दिए अमेरिकी सैनिक। यूक्रेन में अमेरिका के कितने सैनिक मौजूद हैं, ये हालांकि अभी तक नहीं पता चल पाया है। बिजली संकट के बाद अब यूक्रेन की राजधानी कीव में पानी का बड़ा संकट गहरा गया है। वहां के करीब 80% इलाके में पीने का पानी नहीं बचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि एक दिन पहले रूस ने फिर से कीव पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाई है, जिसमें वहां के पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बिजली संकट को लेकर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई है। सर्दियों में बिजली संकट पर मदद करने की अपील भी की। संबोधन में कहा कि 9 इलाकों में अभी भी ब्लैकआउट है, जल्द बहाल होगी बिजली सेवा। पुतिन की धमकी से घबराए पोलैंड ने खरीदे घातक ड्रोन। पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायरताक्स TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल कर लिया है। वहीं अमेरिका से फिर एक बार परमाणु मदद की मांग की है। यूक्रेन का दावा है कि रविवार को उसने खेरसोन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। वहीं रूस का दावा यह है कि बीते करीब सप्ताह में यूक्रेन ने 2500 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवाई है। और इस जंग के बीच अब पुतिन को एक और दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है और ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा ये खतरनाक होगा। जी हां, जो पुतिन के लिए बाइडेन से भी ज्यादा डेंजरस है। ये वो दुश्मन है जिसने हिटलर को भी खून के आंसू रुला दिए थे। और हम बात कर रहे हैं कड़ाके के ठंड की, जो यूक्रेन में -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। जी हां, जो रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
ज़ेलेंस्की से भी बड़ा दुश्मन, रूस की सेना का किलर। बम, गोला, बारूद नहीं, टैंक, मिसाइल, एटम बम भी नहीं। पुतिन की आर्मी के सामने बड़ी आफत। -30 डिग्री वाली लड़ाई। यूक्रेन का विंटर हॉरर। क्या पुतिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या रूस की आर्मी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? क्या पुतिन का भी हाल फिनलैंड वाली वॉर और हिटलर के ईस्टर्न फ्रंट की हार वाला होगा? क्योंकि यूक्रेन में सर्दी बढ़ने वाली है। ये सर्दी हिंदुस्तान वाली नहीं है, ये सर्दी है जो जमा देती है। ये सर्दी है जो सेना का प्राण सोख लेती है। ये सर्दी है जिसने इतिहास में युद्धों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यही सर्दी अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा जल्लाद बनकर खड़ी है। यही नहीं, अभी और देखिए। मौसम दुनिया की नंबर 2 शक्तिशाली सेना के सामने कैसे चैलेंज बन गया है। कीव हो या खार्किव या हो केरसान, चाहे हो सेवेस्तोपोल हो या फिर लुहांस्क या डोनेत्स्क, सर्दी आएगी तो सितम लाएगी और जो युद्ध में तबाही होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। यूक्रेन में सर्दी कैसे पड़ती है इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उससे जन्मी कठिनाइयां क्यों सेना के सामने एक साथ तब 2 दुश्मन बनकर खड़े होंगे। पहला एनिमी सोल्जर और दूसरा हॉरर विंटर। यूक्रेन में ठंड -31 डिग्री तक पहुंचती है। 24 घंटे में 20 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो सकती है। जरा सोचिए तब खाई और बंकरों में बैठी रूस की सेना किस तरह फाइट कर रही होगी। और रूस के हालात इस वक्त ऐसे हैं, जो सेना यूक्रेन में लड़ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो वो पूरी तरह ट्रेंड है और ना उसके पास ठंड से बचने के पर्याप्त संसाधन है और ना उनके पास हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लड़ने के लिए तजुर्बे वाले सैनिकों की तादाद है। और ये सिर्फ रूस के साथ नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी अब की बार ठंड भारी पड़ने वाली है। इसकी बानगी देखिए। यूक्रेन में सर्दी से पहले वाली बारिश शुरू हो चुकी है। सर्दी से पहले भारी बारिश को यूक्रेन में रास्पुटिट्सा कहते हैं। इस बारिश में इतना कीचड़ होता है कि टैंकों का मूवमेंट तक रुक जाए। भारी बारिश के बाद अब तापमान लगातार नीचे लुढ़केगा। लुढ़कते तापमान का हासिल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में दिखने लगेगा। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर फिर से रिहायशी इलाके में फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया है। और यूक्रेन ने डोनेत्स्क के बाखमुत इलाके में बमबारी का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन ने कहा कि रिहायशी इलाके में फॉस्फोरस बम से हमले करना जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के उल्लंघन का है।
यूरोप में ठंड प्रचंड बढ़ती है, जिसकी शुरुआत अब वहां हो भी चुकी है। जी हाँ, और ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों सेनाओं के लिए जंग लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और युद्ध के जानकारों का मानना यह है कि ठंड में रूस के सैनिकों का पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि सर्दियों में रूस ने जंग में जीत हासिल की है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही इस वक्त जितना अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, आने वाली सर्दियां उनके मिजाज को भी ठंडा कर देने की क्षमता रखती हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग बर्फ बनकर कटने लगते हैं। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टंकी के भीतर ही जम जाता है। मतलब ठंड में सैनिकों के हाथ तो सिकुड़ेंगे ही, उनके हथियार भी बहुत कारगर नहीं रह पाएंगे। मोर्चे संभाले सैनिकों के सामने ठंड की सबसे बड़ी समस्या होगी खुद को वार्म रखने की। तब उन्हें गर्म कॉफी चाहिए, लेकिन रूस की सप्लाई लाइन का हाल है कि कर्च ब्रिज के टूटने से अभी चरमराई हुई है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना तजुर्बे में और भी कमतर है। रही बात स्थान विशेष की, तो रूस और यूक्रेन के मौसम में फर्क नहीं है। रूस में भी 5 महीनों की सर्दियां रुला देती हैं और यही हाल यूक्रेन का है। लेकिन रणनीति जानकारों का मानना है कि सर्दियों में रूस का पलड़ा भारी रह सकता है। जानकार इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब सर्दी आएगी और रूस युद्ध लड़ रहा होगा। इससे पहले भी कई बार सर्दियों में रूस ने जंग में जीत भी हासिल की है और ठंड ने रूस को हराया भी है। सर्दी रूस के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। 3 शताब्दियों में 3 बार दिमाग को सुन कर देने वाली ठंड ने रूस को बचाया है। 1709 में किंग्स चार्ल्स बारह ने एक बड़ी सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्दियों में स्वीडन की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1812 में नेपोलियन के अधीन मजबूत फ्रांसीसी सेना को कठोर रूसी सर्दियों के कारण हार का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए और न सिर्फ ग्रैंड आर्मी नष्ट हुई, बल्कि नेपोलियन के यूरोप पर शासन करने के मंसूबे भी तार-तार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जर्मन सेना ने जब रूस पर आक्रमण किया, तो पहले साल रूसी सर्दी के कारण उनका पूरा लाव लश्कर बर्फ में जम गया। तीसरी सर्दी यानी 1942 के दिसंबर में जर्मन फौज को रूस से बेदखल कर दिया गया और रूस की लाल सेना ने युद्ध से पहले पोलैंड रूस सीमा को बहाल कर लिया। 1943 की सर्दी में जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में रोककर नष्ट कर दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भी हिटलर वाली ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में एक तरह से फंसी हुई है और इस बीच ठंड का कहर शुरू होने वाला ही है। हालांकि सर्दी के सितम के बीच रूस की जीत की कहानी आपने जो अभी देखी, उसमें हार की हाहाकार शामिल नहीं है। लिहाजा फिनलैंड और रूस के बीच की एक जंग की डिटेल आपको बतानी जरूरी है। उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। रूस की सेना की संख्या करीब 7,60,000 थी, वहीं फिनलैंड की आर्मी की संख्या सिर्फ 3,40,000 थी। रूस के पास 6,500 टैंक थे, जबकि फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन फिनलैंड ने रूस को पराजित कर दिया। एक छोटे से देश ने गुरिल्ला वॉर और ठंड से रूस की शक्तिशाली सेना को चित कर दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है।
इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्दी में ही यूक्रेन के सोवियत क्षेत्र को मुक्त कराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी में ही कीव को जर्मन नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया था। इसके 77 साल बाद अब जैसे जैसे सर्दी एक बार फिर आ रही है, यूक्रेन उससे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड रूस की सेना के लिए ज्यादा अनुकूल होगी। यूक्रेन के शासक आशंकित है कि युद्ध लंबा चला तो वो हार जाएंगे। युद्ध के दौरान यूक्रेन को जर्मनी की मदद भी लगातार जारी है। जी हाँ, जर्मनी ने 17 ब्रिज सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी खेप भेजी है। 478 कारों को यूक्रेन भेजने की तैयारी भी चल रही है, यानी एक और बड़ी मदद की खेप अब और पहुंचने वाली है। जिसका साफ मतलब है कि ये युद्ध काफी लंबा खींचने वाला है। यूक्रेन को जर्मनी की ओर से बड़ी मदद दी गई। याद कीजिए, जर्मनी वो कंट्री है जिसने पहले बहुत सोचा समझा और उसके बाद वो यूक्रेन के लिए खड़ा हुआ। सबसे आखिर में अगर कहा जाए तो जर्मनी ही वो था जो मदद भेजने वाला था, लेकिन अब वो लगातार मदद भेज रहा है। तो रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की हालत पस्त होती हुई दिखाई दे रही है और वहां अब बिजली पानी के संकट की वजह से आम नागरिक लगातार परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, युद्ध के शुरुआती दिनों में बिना रणनीति के हमले करने वाले रूसी सेना अब पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है और अब रूस की सेना के हमलों का अंजाम भी दिखाई देने लगा है। असल में सर्दी के दौरान क्या होगा? ज़ेलेंस्की मैदान मारेंगे या पुतिन? इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त रणक्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भीषण युद्ध की है, जिसमें पुतिन की गरजती मिसाइलों से जलती यूक्रेन की जमीन है, जिसमें रूस की सेना को मौत के घाट सुलाते ज़ेलेंस्की की सेना का पलटवार है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के हथियारों की ताकत का प्रदर्शन है और इन सब के बीच सिसकते सैनिकों के परिवार हैं, जिन्हें जंग नहीं शांति की दरकार है। सर्दियां आएंगी तो यूक्रेन की सेना ही नहीं, आम लोगों पर विपत्ति कितनी भारी पड़ेगी, उसका उदाहरण अभी से दिखने लगा है। राजधानी कीव में बिजली की कमी से हाहाकार है, क्योंकि रूस यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। कीव के मेयर कंबल भेजने की अभी से अपील कर रहे हैं, जबकि अभी सर्दी ने दस्तक ही दी है। जरा सोचिए, जब मामला -30 डिग्री तक पहुंचेगा, तब कुल्फी की तरह जमे यूक्रेन में युद्ध का मैदान कैसा दिख रहा होगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में अनाड़ी की तरह काम करने के आरोप लगने के बाद रूसी सेना अब सोच समझकर कदम उठा रही है। युद्ध के पहले चरण में टैंक के नेतृत्व में पैदल सेना भेजे जाने पर रूस को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध सामग्री तो नष्ट हुई ही, हजारों सैनिक भी शहीद हो गए। रूस ने युद्ध क्षेत्र में आगे से अपने सैनिकों को दिशा निर्देश दे रहे अपने 8 जनरल समेत हजारों सैनिकों को खो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना ने जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति यूक्रेन की सेना ने भी इस्तेमाल की। पश्चिमी देशों से मिले पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के सामने रूसी टैंक आसानी से शिकार बनते चले गए। अब ऐसा लगता है कि रूस ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के लिए अपनी पैदल सेना भेजने से पहले रूस यूक्रेन के हथियार डिपो और उसकी पैदल सेना को बर्बाद कर रहा है। 1943-44 में रूस के जनरलों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल जर्मनी को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए किया था। असल में युद्ध कोई भी हो, यूरोप की सर्दियों वाली लड़ाई हमेशा भयानक रही है। उदाहरण के तौर पर क्रीमिया का युद्ध, जो जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ और रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया युद्ध इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सर्दी के कारण ब्रिटेन को उठाना पड़ा। सर्दी वाले तूफान में ब्रिटेन के 30 जहाजों ने काला सागर में समाधि ले ली थी।
ब्रिटेन के कम से कम 21,000 सैनिक मारे गए। इन 21,000 सैनिकों में से 16,000 की मौत सर्दी से जुड़ी बीमारियों से हुई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ब्रिटेन प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि ब्रिटेन के सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर युद्ध में शामिल मिले हैं। दुनिया के इस इलाके की ठंड अपने कहर के लिए कुख्यात है और पुतिन की सेना को इसी भयंकर सर्दी में लड़ना है। अब देखना यह है कि बदलते दौर में क्या पुतिन या ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सर्दी में बचा पाएंगे, या इतिहास के उदाहरणों की तरह सर्दी युद्ध का सारा समीकरण बदल देगी। रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। और इस बीच यूक्रेन ने युद्ध का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की एयरफोर्स के साथ कनिलोस्की रेजिमेंट के जवान मोर्चे पर लगातार डटे दिखाई दे रहे हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान भी हो रहा है। जी हां, 24 घंटे में रूस के 950 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस को तो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान यह बताया जाने लगा है, यानी एक ऐसा हमला पलटवार जिसमें कि रूस को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया है। जी हां, क्राइमिया में सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर तबाही बरसती दिखाई दे रही है। जी हां, और मिसाइलों से ये तबाही बरसाई जा रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनके गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन का ब्लैक संडे। चौबीस घंटे में मारे गए 950 रूसी सैनिक। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रण छोड़ भागी रूसी सेना। जंग में फटा ज़ेलेंस्की का ज्वालामुखी। क्राइमिया में रूस के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन हमला क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दोबारा तबाही और बर्बादी का कहर बरसाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में फैली बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के मिसाइल हमले की गवाही दे रही हैं। यही नहीं, ऐसा ही कुछ हाल यूक्रेन के अहम शहरों का भी है। सेवेस्तोपोल के रूसी नौसेना ठिकाने पर हुए हमले के बाद से राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं और उनका यह गुस्सा यूक्रेन के शहरों पर बरसने वाले बारूद की शक्ल में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जिसकी हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे पहलू की हकीकत से भी वाबस्ता कराए देते हैं। दरअसल यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू एक वीडियो की शक्ल में सामने आया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। यूक्रेन ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ये दावा किया है कि उसकी सेना ने खेरसोन इलाके में महज 3 मिनट के अंदर रूस की सेना के सबसे घातक माने जाने वाले 2 KA-52 अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूसी सेना का एक सफेद रंग का KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। तभी अचानक एक मिसाइल उससे टकराती है और वो आग के शोलों से घिरा कुछ दूर तक उड़ान भरने के बाद जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है। KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर को रूस का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसी वजह से इसका निकनेम ब्लैक शार्क भी रखा गया है।
इससे पहले भी यूक्रेन 18 मिनट में रूस के 4 जंगी हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन जंग से सामने आई हैं। रास्ते पर खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी और उससे उतरते कुछ जवान। वीडियो को पोस्ट करने वाले का दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम जवान रूस की सेना के हैं और फिलहाल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की गरज से वो रूस की सेना के एक टैंक पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके पीछे की तरफ एक जोर का धमाका होता है और उस जगह से रूसी सैनिक भागते नजर आते हैं। इसके बाद तस्वीर बदलती है और एक गाड़ी पर सवार कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह दावा किया है कि ये रूस के सैनिकों का वो काफिला है जो मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा है और भागने की हड़बड़ाहट में गाड़ी चला रहे ड्राइवर से गाड़ी नहीं संभलती और गाड़ी पलट जाती है। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह भी दावा किया है कि ये तस्वीरें खेरसौन की हैं। और इस तरह यूक्रेन के खिलाफ जंग में भले ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो, लेकिन दावे के मुताबिक रूस को ही ज्यादा नुकसान हुआ है। जी हाँ, ब्रिटिश मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि एक ही दिन की जंग में रूस ने 950 सैनिक गंवा दिए थे। और इतना ही नहीं, रूस के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा इसमें किया गया है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू ये है कि 250 दिन से जारी इस जंग में